जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, सेकंड वीडियो में उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टम था और उसमें हमने फाइनली टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था और वहां पे हमने रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, यानी फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस ब्रिंग्स द कॉन्सेप्ट ऑफ reduced mass of electron, and reduced mass of electron is denoted by mu, which is defined as product of mass of nucleus capital M and mass of electron little m divided by sum of the two. और न्यूक्लियस उसमें रिवॉल्व कर रहा था जिस ऑर्बिट में उसका रेडियस a1 था। न्यूक्लियस छोटे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट में घूम रहा था रेडियस a2 अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा थी, न्यूक्लियस की स्पीड कम थी, लेकिन न्यूक्लियस का मास फाइनाइट था। न्यूक्लियस फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस मीन मोशन ऑफ न्यूक्लियस इटसेल्फ इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और फिर उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने ए का एक्सप्रेशन ये डिराइव किया था। यहां देखिए म्यू जो है दैट इज रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। H प्लैंक कांस्टेंट है, लिटरली बेसिक चार्ज, मिनिमम चार्ज, लीस्ट चार्ज जो कि क्वांटा ऑफ चार्ज है। आप जानते हैं E छोटा ई वही होता है 1.6 10⁻19 कूलम। H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू m के सिस्टम में यू नो 9 × 10⁹ एस m के सिस्टम में जो यूनिट है। और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन नेगेटिव आया था। टोटल एनर्जी होती ही हमेशा नेगेटिव है। Z यहां पे एटॉमिक नंबर है, A रेडियस यानी A इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी A इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में वीडियो लेक्चर आप देखिए, उसमें अगर आप नोट साथ साथ बनाएं और ये 7th इक्वेशन है, ये 8th इक्वेशन है। आगे कंटिन्यू करते हुए 7 सब्स्टिट्यूटिंग 7th इन 8, ये A की वैल्यू को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये देखिए -z² और 2 × 4 पे एप्सिलॉन 0 और ये A की कंप्लीट वैल्यू जो है यहाँ पे उतर के आ गई, आप देख सकते हैं। सो W टोटल एनर्जी का सिंबल किसी बुक ने W लिया, किसी बुक ने E⁻n, लेकिन टोटल एनर्जी होती हमेशा नेगेटिव। और ये 2 और ये 4, 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया 2 से, और ये π² म्यू और z × z लिटिल e² और ये लिटिल e² यानी लिटिल e की पावर 4 पे एप्सिलॉन 0 4 पे एप्सिलॉन 0 4 पे एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर n² h² बरकरार। द सेम एक्सप्रेशन, ये तो बोहर की थ्योरी की बात कर रहे हैं। +2 में आपने जो बोहर थ्योरी सीख रखी है, चाहे केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में, वहां पे न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट था। यहां में मैंने फिर बोहर की थ्योरी को टेक इनटू अकाउंट किया, लेकिन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे था +2 में, यहां पे रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा व्हेन वी टेक फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। और अगला आर्टिकल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में करूंगा वो सोमरफेल्ड की थ्योरी होगी। सोमरफेल्ड की थ्योरी इलिप्टिकल थ्योरी है, जो कि उसमें भी सेम एक्सप्रेशन ही आएंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को, एटॉमिक फिजिक्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे सब्जेक्ट को। द सेम एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर एनर्जी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये टोटल एनर्जी का सिंबल है। टोटल एनर्जी को प्रोडक्ट hc से डिवाइड कर दो, c वही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। टोटल एनर्जी को hc से डिवाइड कर दो तो वो वेव नंबर बनता है। आगे जाके इसको टर्म वैल्यू भी बोलते हैं। टर्म वैल्यू को या तो कैपिटल T से डिनोट करते हैं या न्यू बार। तो W का एक्सप्रेशन आपके पास है, hc से डिवाइड कर दीजिए ताकि मेरे पास वेव नंबर आ जाए। वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर एक्सप्रेस्ड इन 1 सेंटीमीटर। वेव नंबर के यूनिट या तो मीटर इनवर्स होंगे या सेंटीमीटर इनवर्स। तो W डिवाइडेड बाय hc ये आ जाएगा, h³ हो गया और ये लिटिल c, बाकी सारा कुछ वही है। सो देयरफॉर न्यू बार इज इक्वल टू, ये z² अलग लिख दिया, n² अलग लिख दिया, और बाकी जो सब कुछ है वो ये, इस पूरी चीज को बोलते हैं कैपिटल R सफिक्स z। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। कैपिटल R सफिक्स z इज a symbol which is meant for Rydberg constant for nucleus, not with infinite mass, rather with finite mass. So nu bar is W divided by hc. ये अभी मैंने कहा था, this is defined to be equal to R suffix z.
So nu bar is minus ये r suffix z into z square over n square, where r suffix z मैंने अभी ये बताया। तो r suffix z is this, और आप देखिए अपस्टेयर में म्यू है, और म्यू हमें क्या बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम। ये मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पाई स्क्वायर है। एक +2 इंटरमीडिएट क्लास में जब बोहर थ्योरी पढ़ाते हैं तो वहां पे r सफिक्स z सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पीपल यूज r या सिंपली r। मैं तो कहूंगा कैपिटल R सफिक्स इंफिनिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, बिकॉज इंफिनिटी सफिक्स हमें ये रिमाइंड करवाएगा कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है, न्यूक्लियस स्टेशनरी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहां पे घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर। बोहर थ्योरी के 3 पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा पोस्टुलेट, electron do not move in all orbits, electron move only in certain permissible orbits, and those orbits are known as stationary orbits या फिर non radiating orbits। और stationary orbits वो होते हैं जिनमें condition angular momentum की क्या होती है, integral multiple of h cross, anything which is multiple of h cross is angular momentum। तो ये Rydberg constant for infinitely heavy nucleus और Rydberg constant for infinitely heavy nucleus में सारा एक्सप्रेशन वही है, सिर्फ ये रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। एक वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन टू यू 9.1 10 to the -31 kg, h की वैल्यू 6.63 into 10 to the -34 जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 into 10 to the -9, पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली आप 10 ले सकते हैं। सोल्व करके ये 1.097 के बाद 3 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 डिजिट तक है, डेसिमल के बाद 5 डेसिमल तक, 5 प्लेस 1 2 3 4 1.09737 into 10 to the +7 यूनिट। Rydberg constant यूनिट मीटर इनवर्स है। अब दोनों को कंपेयर करो, ये Rydberg constant फॉर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, ये Rydberg constant फॉर इनफाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस मीन मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज टेकन इनटू अकाउंट, इनफाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। दोनों को कंपेयर किया, डिवाइड, क्योंकि ये आर्टिकल पेपर में बीएससी में अक्सर आता है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ Rydberg constant विद मास नंबर। तो ये आपको वैल्यू डिड्यूस करनी पड़ेगी तभी ग्राफ बनेगा, तो डिवाइड किया, बाकी सब चीजें तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिटिल एम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कैपिटल R सफिक्स z इक्वल टू कैपिटल R सफिक्स इंफिनिटी इनटू कैपिटल M ओवर लिटिल m प्लस कैपिटल M, कॉल दिस एज नंबर 9। ये नीचे आ गया तो ये आ जाएगा, इट कैन बी अनदर वे ऑफ राइटिंग। पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ विल Rydberg constant ऑफ न्यूक्लियस विद फाइनाइट मास चेंज when mass of nucleus increases। तो देखो कैपिटल M जब इंक्रीज होगा तो ये पूरी चीज डिक्रीज होगी, क्योंकि ये कैपिटल M डाउनस्ट्रीम में है, ये इंक्रीज हुए डिक्रीज, और ये फिर रेसिप्रोकल इंक्रीज। अब ये रेसिप्रोकल इंक्रीज तो कैपिटल R सफिक्स z इंक्रीज। इसको तो जब मास ऑफ न्यूक्लियस विल इंक्रीज देन Rydberg constant ऑफ न्यूक्लियस विद फाइनाइट मास विल इंक्रीज। तो बोहर के two postulates I have just stated. Now I am going to state Bohr third postulate. Bohr third postulate है, ये 2 levels है, ये आउटर एनर्जी लेवल, ये इनर एनर्जी लेवल। जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे जंप लगाएगा तो एक फोटोन एमिट होगा, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फोटोन इज बोसॉन। फोटोन इज ए पार्टिकल हैविंग स्पिन 1। तो ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है और हमेशा एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ये एनर्जी मिनिमम है, ये एनर्जी लोअर है, ये एनर्जी हायर है, तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, सो एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू n2 इज हायर एज कंपेयर टू एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू n1। सो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, इस लेवल की एनर्जी में से इस लेवल की एनर्जी घटा देंगे। अब स्टूडेंट देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवाया था, दिस एक्सप्रेशन आई हैव डिराइव्ड इन लास्ट लेक्चर।
जब मुझे यहाँ सफिक्स n2 लिखना होगा तो यहाँ सफिक्स n2 आ जाएगा, और जहाँ सफिक्स n1 लिखूंगा तो यहाँ सफिक्स n1 आ जाएगा। e सफिक्स n2 के कोरस्पॉन्डिंग n2 स्क्वायर, e सफिक्स n1 के कोरस्पॉन्डिंग n1 स्क्वायर। अब आपके पास e सफिक्स n2 इज आल्सो देयर, e सफिक्स n1 भी है, दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो e सफिक्स n2 e सफिक्स n1 विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर, तो ये आ जाएगा। और जो न्यू क्या आ जाएगा, h नीचे आ गया। और वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है, वेव नंबर। आप जानते हैं फंडामेंटल रिलेशन है, 9th के बच्चे भी जानते हैं, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू रादर क्वांटम फ्रीक्वेंसी। सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या आ जाएगा, 1 by lambda is nu by c, and this is nu bar, this is frequency, this is wave number। सो ये न्यू की वैल्यू है, और ये लिटिल c से इधर लिटिल c आ गया, और बाकी तो एज इट इज है। और जेड स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया। ये मैंने अनेकों बार आपको पहले भी इस बात को समझ किया, शेयर किया कि दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस विद फाइनाइट मास, यानी r सफिक्स z, और ये जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय इनर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आउटर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर स्क्वायर, दिस इज आउटर ऑर्बिट, दिस इज इनर ऑर्बिट। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, r सफिक्स z इज रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस विद फाइनाइट मास, r सफिक्स इंफिनिटी इज रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस विद इनफाइनाइट मास, एंड दोनों की वैल्यू को कंपेयर करो तो r सफिक्स z इज ऑलवेज लेस देन r सफिक्स इंफिनिटी। तो r suffix z is corresponding to 1 by lambda and r suffix infinity is corresponding to 1 by lambda but suffix infinity। So taking reciprocal, जब भी reciprocal लेंगे तो inequality का साइन चेंज हो जाएगा। So therefore spectral lines are shifted towards increasing wavelength side for finite mass of nucleus। कई बार एक कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं, what is the effect of finite mass of nucleus? This line is very important। ये तो wavelength ज्यादा हो गया। So r suffix h, ये मैंने फॉर्मूला लिखा ना, तो ये z तो इन जनरल है। आपको पता है बोहर की थ्योरी, स्टूडेंट जो है बोहर की थ्योरी या तो हाइड्रोजनिक एटम के लिए वैलिड है, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, या फिर उनके लिए वैलिड है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिनको रिडबर्ग एटम भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिडबर्ग एटम। रिडबर्ग एटम वो होता है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो हीलियम नहीं लिखते, हीलियम प्लस लिखते हैं, क्योंकि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्लस लिखेंगे तो 1। ऐसे लिथियम, हीलियम सिंगली आयनाइज बनेगा रिडबर्ग एटम, लिथियम डबली आयनाइज बनेगा रिडबर्ग एटम, बेरिलियम ट्रिपली आयनाइज बनेगा रिडबर्ग एटम, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 3 प्लस होएगा तो 3 हटा दिए 1 बच गया। तो ये Z कुछ भी हो सकता है, Z4 हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस प्लस हो सकता है, बेरिलियम प्लस 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 हो सकता है। तो ये r सफिक्स Z और r इंफिनिटी का फॉर्मूला। तो यहीं से मैंने लिखा r सफिक्स h, h मीन हाइड्रोजन एटम। बोहर की थ्योरी इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम की एग्जांपल मैंने बता दिया, बेरिलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, यानी ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम। ये फार्मूला अभी डिराइव किया था मैंने। r सफिक्स हीलियम प्लस है तो यहाँ m सफिक्स हीलियम प्लस, हाइड्रोजन है तो यहाँ m सफिक्स h। और हम सब जानते हैं हीलियम का तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से ज्यादा होता है। तो मैंने अभी तो बोला था कि जब मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास, जब न्यूक्लियस का मास बढ़ेगा तो रिडबर्ग कांस्टेंट बढ़ेगा। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट हीलियम प्लस का और रिडबर्ग हाइड्रोजन एटम का कंपेयर करो तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये ज्यादा है। सो इसी से एक आर्टिकल बना था बीएससी लेवल में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट विद मास नंबर। मास नंबर इज प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, रिडबर्ग कांस्टेंट इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस। सबसे देखो कम हाइड्रोजन क्या है, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ऐसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम का रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097, हाइड्रोजन का देखो 1.096 है, ये ज्यादा हो गया। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, हीलियम का और ज्यादा है, देखो लिथियम का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा।
तो कहने का मतलब ये है कि r सफिक्स इंफिनिटी जो है लार्जेस्ट वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की होती नहीं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फॉर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा छोटी है। ये तमाम फाइनाइट मासेस हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट मासेस है। प्लस 2 में सिर्फ इसी को वैल्यू को लेते हैं, लेकिन आगे यूजी क्लासेस में ये रिडबर्ग कांस्टेंट अलग अलग लिया हुआ है। ये वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट है विद मास नंबर। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा, 4 फिर 7 फिर 16, रिडबर्ग कांस्टेंट ग्रो हो रहा है। यही तो मैंने बताया था, रिडबर्ग कांस्टेंट ग्रो हो रहा है। तो दैट्स द वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट विद मास नंबर। दिस इज बाय दिस आई कंप्लीटेड बोहर थ्योरी फॉर इनफाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। Next lecture will be Sommerfeld theory for elliptical orbit. Thank you.